जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जो परीक्षा लेता है पीईटी का, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, तो हम लोग इसका प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। देखिए, अब तक का ये 2 बार हो चुका, 2021 में हुआ, 2022 में हुआ। तो 2021 में एक ही दिन सुबह की पाली में और शाम की पाली में 2 पेपर हुआ, और 2022 में 2 दिन हुआ, यानी कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर को 2 पेपर हुआ, सुबह के और शाम, और 16 अक्टूबर को भी सुबह और शाम 2, यानी 4 पाली, 4 पेपर 2022 में और 2 सेट 2021 में। तो यानी कि कुल 6 सेट का पेपर है, और उस 6 को लेकर के हम आपको एक एक करके आएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। आपको इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि किस तरीके से ये यूपी ट्रिपल एससी प्रश्न पूछता है पीईटी परीक्षा में। ठीक है, तो ये एक अर्हता परीक्षा है, इसमें जितना अच्छा नंबर लेकर के आएंगे उसी हिसाब से आपको अगली भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। तो हमको आशा है कि आप लोग इसको पढ़ करके, इसको देख करके एक अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है और इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रश्न शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये 15 अक्टूबर का पेपर है। 15 अक्टूबर 2022 को पहली पाली में ये पेपर हुआ था, प्रथम पाली का पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022। पहले क्या है, पहले इंग्लिश का है। इंग्लिश मतलब सिलेबस तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि किस तरह से, किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है कि पहले पैसेज दिया है और इस पैसेज को पढ़ करके 3-4 प्रश्नों का उत्तर हमको देना होता है। तो देखिए, हम पैसेज पढ़ने लग जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग ये हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। आप लोग इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसको पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, वाज कैरोलिन्स ब्रदर्स एन आउटडोर टाइप? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, व्हाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर बैटिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का एंटोनिम यानी विलोम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, गिव वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो यानी कि जो डिक्शनरी को कंपाइल, राइट, एडिट करते हैं उनको हम लोग एक शब्द में क्या कह सकते हैं, लेक्सिकोग्राफी। क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, देखिए ये आपका तो ये रीजनिंग से प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या करा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या है, ये अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है, अपनी पत्नी को की तरफ ये इशारा करते हुए क्या कह रहा है, ये मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, यानी उसके पिताजी का इकलौती बेटी है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके कह रहा है। छठवां प्रश्न है, असंगत अलग करें। असंगत अलग करें यानी कि 8 है, 27 है, 64 है, 100, 125, 216, 343 है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 125। ये 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, यहाँ 5 का क्यू होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट 100 हो गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, ये गलत है, 125 यहाँ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये गुरुवार हो जाएगा। देखिए, इसमें हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। डिटेल में यदि पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर हर चीज़ एकदम डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, ये अंग्रेजी का क्वेश्चन आ गया, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, तो इसका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां, यदि नॉर्मल को RPNLMB के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा, यानी कि नॉर्मल को इस कोड में लिख सकते हैं तो गैदर को किस कोड में लिखेंगे, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, TBGRF, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, यदि आप लोग इसको देख कर भी चले जाते हैं ना तो इसी तरह का सवाल आता है, आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो सवाल 10वां क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न के कथन दिए गए हैं और इनके कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं, निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से क्या करता है, अनुसरण करता है। यानी कि हमको और बातें नहीं देखना है, हमको बस केवल इस कथन के अनुसार ही इसको सही करना है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कथन है कि सभी किताबें पेपर है, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। तो निष्कर्ष क्या है, कुछ जनरल किताबें हैं, नहीं, कुछ कैलेंडर पेपर है, नहीं, कुछ किताबें जनरल है, नहीं, कुछ किताबें नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 11वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये करंट का है, इस समय तो ये करंट में आएगा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब नया करंट आएगा। 13वां क्या कह रहा है प्रश्न कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन निम्नलिखित के शहर में किया गया। देखिए ये एक तरीके का पूछ सकता है कि सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कोलकाता में। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ये उस समय का करंट था, लेकिन ये अभी भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है ये प्रश्न, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद किया गया था। ठीक है, 16वां है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है समसामयिकी यानी कि करंट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, तो आप लोग करंट अफेयर पर ध्यान देते रहिए। देखिए हम लोग जल्द ही एक करंट अफेयर्स का भी एक सीरीज लेकर के आएंगे, जो पिछले एक साल में जो भी मतलब परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर्स हैं उसको एकदम हाईलाइट करके लेकर के आएंगे, और पिछले एक साल की घटनाओं को हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक साल से पुराना करंट अफेयर नहीं पूछता है, मैक्सिमम एक साल पूछता है, नहीं तो 6 महीने के अंदर का करंट पूछता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम एक जल्दी करंट अफेयर्स का एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं, जिसमें 4 या 5 वीडियो में आपका पूरा एक साल का जो है करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक, तो किसके अनुसार सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 17वां, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो ये भी करंट का है, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। ये देखिए करंट से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पुराना पेपर है, इतना पुराना तो करंट आएगा नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये स्काई लाइट। ठीक है, 18वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये भी करंट अफेयर है, ये अमित शाह के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल
प्रमाणित राज्य बन गया है? हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, कौन सा? ये गोवा। ये भी करंट अफेयर है, उस समय का करंट अफेयर था। ठीक है, देखिए सब देखिए 2022 का ये स्कीम है। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार नहीं है, कि मालदीव नहीं है, कि यूएई नहीं है, कि चीन नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा कि यूएई ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। म्यांमार भी है, मालदीव भी है और चीन भी है। आप प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? ये भी क्या है? उस समय का करंट अफेयर्स है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? IIT मद्रास। अगला प्रश्न है 22वां, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? तो क्या था? पहला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। 23वां क्वेश्चन है डैश डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। यानी कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप, जो असम में पड़ता है। ठीक है, माजुली द्वीप असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित है। ठीक, ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बस हमको बस ये देखना है कि प्रश्न कहाँ से पूछते हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हमको किस तरीके से तैयारी करना है। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यानी कि देखिए ये राष्ट्रीय मुद्रा से भी प्रश्न पूछता है कि किस देश का मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन क्या आएगा? हंगेरियन फोरिट। हंगेरियन फोरिट मुद्रा है हंगरी की। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है, कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हर तरीके का सवाल पूछता है अलग अलग तरीके से, तो आप लोग एकदम ध्यान में रख लेंगे कि किस तरीके से हमको तैयारी करना है। 28वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी पावर्स ऑफ द माइंड। 29 नंबर सवाल है UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपका UNFCCC का फुल फॉर्म होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। 30 नंबर सवाल क्या है? नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश में बहुत नौटंकी होता है, मतलब नौटंकी नृत्य होता है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 31 से लेकर 35 तक का उत्तर देना है। देखिए ये भी क्या है? एक गद्य है, एक पैराग्राफ है हिंदी का। इसको पढ़ करके हमको 31 से लेकर के 35 तक के सवालों को हमको क्या करना है? उत्तर देना है। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए और उसके बाद से इन सवालों का उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर भी है, हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न पर। ठीक। साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभाव को सामने ला करके। अगला प्रश्न है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, इसलिए। तो आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना जल्दी नौकरी का चांसेस बना रहेगा। 33 नंबर सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? कैसे करता है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगला सवाल है 35 नंबर कि साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है?
तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। अब देखिए एक और अनुच्छेद दिया है जो 36 से लेकर के 35 तक के उत्तर को क्या करना है, पढ़ करके ही देना है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। देखिए ये तालिका है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी का व्यय लाख रुपए में है। व्यय के मद ये आपका वेतन दिया है, ये वर्ष दिया है, ये ईंधन तथा परिवहन दिया है, बोनस दिया है, ऋण ब्याज दिया है और ये कर दिया है। इसी हिसाब से आपको इसको पढ़ करके ही ये उत्तर दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.6%। देखिए ये इसमें लगाया है, आप लोग इसको हल देख सकते हैं, ठीक है। 42वां है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल मदों का व्यय का कितना प्रतिशत था, 68.33% था, ठीक है। देखिए ये ऐसे लगाया है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। देखिए हम मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 43वां नंबर है सवाल, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है, ये 26.66 लाख। 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन का कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग क्या होता है, 109 संबंधी 151 होता है। हो सकता है यही सवाल पूछ दे हमारी अगली परीक्षा में, तो इसलिए इस प्रश्न को एक बार पढ़े रहेंगे तो परीक्षा हाल में बैठते ही आपको ये प्रश्न पत्र सामने आएगा, तो इस तरीके का प्रश्न रहेगा तो आपके सामने तुरंत आ जाएगा, आप उसका हल बिना लगाए लगा सकते हैं। 45 नंबर सवाल कर रहा है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, 738.44 लाख रुपए। देखिए एक और तालिका दिया हुआ है, 40 से 50 एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने का समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। ये देखिए ये है तालिका, कार का नाम दिया है, इधर अल्टो है, स्विफ्ट है, टियागो है, मिनी है, क्विड है। यहाँ माइलेज दिया है 25 किलोमीटर प्रति लीटर, 22 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20-25। ये क्या प्रतिदिन उपयोग किए हुए डीजल की औसत मात्रा है, 10 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 25 लीटर, 20 लीटर। और 10 दिन के दौरान कुल तय की गई दूरी में लगा समय 50 घंटे, 55 घंटे, 55 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इधर प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आल्टो और क्विड में दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर ज़्यादा करने के लिए गए समय का, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 56/99 होगा। अगला प्रश्न है कि 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति अनुपात क्या था। ऑप्शन क्या, 25/36 था। औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय से भाग दे देते हैं। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे इस फार्मूले पर
मान को रख करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। 25 समझे 36, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न क्या क्या 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी कार द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? 18.18/25 था, ठीक है। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर क्या होगा, ज्ञात कीजिए। 61 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखिए फिर से एक और चार्ट आ गया, यानी कि प्रश्न 51 से 55 तक निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक के वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और न ही कंपनी छोड़कर गया है। 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या कितनी है? 5000 है। 2001 में कितनी संख्या है? 500। 2002 में 600। 2003 में इतना है। ये हर साल वाज साल ये दिया गया है, ठीक है। देखिए ये जो डॉट डॉट लाइन है ना, कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या है, और ये जो केवल ऐसे लाइन खींची गई है ये कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या है, ठीक है। ये वर्ष दिया है, शामिल है, छोड़ने वाले हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या थी? 5000 थी। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है कि 2002 से 2003 तक के कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 1% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन 53 क्या है? 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? 96.15%। 96.15%। अगला प्रश्न है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या के अनुपात कितना कहते हैं? 9 समझे 9/13। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? 2002 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 56 से 60 दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को क्या कर दें? उत्तर दें। देखिए दंड आलेख क्या कर रहा है? विगत वर्ष में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में दिया है और उत्पादन लाख में दिया है, ठीक है। ये वर्ष है 11 में, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में, ठीक है। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है? यानी 15 और 16, 15 ये है, 16 ये है, किसके अनुपात के एकदम बराबर है? तो इसको आपको लगा करके देखना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी यानी 2012 और 17। आइए देख लेते हैं। 2012 और 17 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन का लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? अगला प्रश्न क्या है
2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि थी? ऑप्शन का 137.5%। प्रश्न संख्या 58 है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 2017 के उत्पादन के संबंध में क्या प्रतिशत सबसे अधिक थे? हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत के उत्पादन से अधिक था? ऑप्शन बी 4। हमारा अगला प्रश्न है कि 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो 20% की गिरावट थी। प्रश्न संख्या 61 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? देखिए अब यहाँ से पूरा जीएस का सवाल आ जाता है। ठीक है, कहाँ पे होती प्रथम बौद्ध संगीति? राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, देवनाम प्रियदर्शी था। कौन था वो? सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। 63 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर पर पित्रा या रंगीन पत्थर के जड़ाई का काम डैश के समय लोकप्रिय था? किसके समय लोकप्रिय था? शाहजहां के समय बहुत ही लोकप्रिय था। ये देखिए अब आ गया पूरा एकदम जीएस का क्वेश्चन, इसको एकदम ध्यान से देखिए क्योंकि जीएस के बहुत सारे प्रश्न जो हैं रिपीट होते रहते हैं। 64 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। 65 भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, संत विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन है दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए सलाह किया था, यानी राजी किया था, माना किया था, यानी कि उनके आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल करने के लिए आग्रह किया था? कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल सम्राटों का शासन था। 68 नंबर सवाल है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? किस अधिनियम के कारण? भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण। 69 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखिए ये पूरा डिटेल हम नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपको पता है कि हमको बस केवल क्या करना है, क्वेश्चन देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। 70 नंबर सवाल है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो अमेरिकी क्रांति के साथ हुई थी। प्रश्न 71 है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, इसी के कारण अक्टूबर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। मतलब अक्टूबर की गर्मी को मुख्य कारण यही माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अगला सवाल है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? यानी कि किसके कारण, कौन सा आर्थिक ऐसा कारण है जिसके कारण जनसंख्या वितरण प्रभावित नहीं होता है, वितरण नहीं होता है? ये पानी की उपलब्धता के कारण। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही आंसर है। 74 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डॉट के बीच स्थित है? किसके बीच? नेपाल और तिब्बत के बीच में है। 75 नंबर प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम
स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। 76 नंबर प्रश्न है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, या सभी, या सिंचाई, या उपज देने वाले किस्मों के बीज? तो ये क्या होगा? ये ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी क्या है? हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है 78 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि उधर सबसे ज़्यादा बाढ़ आ जाता है इसी नदी में। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम। क्या? वैधानिक निगम। 80 नंबर प्रश्न है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत संघ की कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, राष्ट्रपति शामिल होते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस मंत्रालय के अधीन है? इनमें से कोई नहीं। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें से किसी भी नहीं। ये क्या है? ये गैर संवैधानिक निकाय, यानी संविधान में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। 83 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को अधिकार है। अगला प्रश्न है 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 124। 85 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? डैश डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। 86 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन, या पाइल्ड प्राकृतिक गैस, या ग्रीन हाउस गैस? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी, ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी हानिकारक है, यानी कि जिम्मेदार है। 87 न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। जब न्यूमोनिया हो जाता है तो फेफड़ा क्या हो जाता है? नुकसान होने लगता है। प्रश्न संख्या 88 निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है। जूट है, फ्लैक्स है, कॉटन है, लेकिन नायलॉन नहीं है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। किसके? तारों के तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। देखिए 5.2 1 × 6.32 को माइनस करेंगे 2.9227 से, तो कितना आंसर आएगा? 30 आ जाएगा। देखिए इधर फिर से मैथ का प्रश्न पूछने लगा, तो चलिए हम लोग आगे स्किप कर जाते हैं। ये सब मैथ है, रीजनिंग है। देखिए अब आ गया ये बायोलॉजी का प्रश्न। ठीक है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से
किससे बनी होती है? पादप कोशिका जो भित्ति होती है किससे बनती है? सेलुलोज से बनी होती है। प्रश्न संख्या 96 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं सही है? किसका भेद सही नहीं है, अर्थ नहीं है सही? अनिल, अनल, हवा, आग बिल्कुल सही है। अवलंब, अविलंब ये बिल्कुल गलत है। अपेक्षा, उपेक्षा, आशा, निरादर, अंश, अंश, हिस्सा, अंश, कंधा ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके प्रश्न के हिसाब से। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी और भवानी। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किसमें है? नूतन का पुरातन हो जाएगा। 99 क्या है? ख्याली पुलाव पकाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव बातों की परिकल्पना करना, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना। प्रश्न संख्या 100 है आज का ये अंतिम प्रश्न है। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महाधन ऋषि, महर्षि। तो ये तो रहा आज का अंतिम प्रश्न जो यूपीपीटी 2022 में पूछा गया था। ये पहला 15 तारीख वाला पहला पेपर है, यानी कि अब सेकंड अगले वीडियो में हम लोग 15 तारीख वाले सेकंड पेपर को लेकर के आएंगे। और हमको आशा है कि आप लोग इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल जो है इसी तरीके से आएंगे, ये अलग से नहीं दिए जाएंगे। सवाल इसी तरीके से आएंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है हूबहू हो या यही हो, कुछ तो लड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। और या तो ये पीडीएफ को हमारे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है कृष्णा जी क्लासेस के नाम से, वहाँ पर आपको ये टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।